नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ आप क्लिक करके हमें सहायता करना न भूलें, यह अत्यावश्यक है। आज बात करते हैं विजय दिवस की और विजय दिवस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की। जी हाँ, विजय दिवस पर एक महत्वपूर्ण घोषणा आज राजनाथ सिंह जी ने की और उन्होंने ये कहा कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये जो बात है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें ये पूरी जो डॉक्ट्रिन है हमारी, जिसमें एलओसी क्रॉस नहीं की जाती थी, याद कीजिए। ये कारगिल विजय दिवस के दिन यदि आप कारगिल के 1999 में लड़े गए उस युद्ध को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय सेना के 550 से अधिक जवान वीरगति को इसलिए प्राप्त हुए थे क्योंकि तत्कालीन सरकार ने हमारी सेनाओं को, यानी कि थल सेना को, वायुसेना को, दोनों को यह आदेश दिया था कि आपको किसी भी स्थिति में एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। अब यह एक विचित्र आदेश था क्योंकि इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो आपके जो फील्ड कमांडर्स हैं उनके ऊपर छोड़ी जाती हैं। तो फील्ड कमांडर्स को ये देखना होता है कि उन्हें एक जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसको अचीव करने के लिए कौन सा सर्वोत्तम उपाय है, और उस सर्वोत्तम उपाय के लिए यदि उन्हें पीछे से जाके, एलओसी के पीछे से जाके उनके रसद के रास्ते काटने पड़े या उनको एक तरह से घेराबंदी करनी पड़े तो वह भी आवश्यक होता है और वो किया जाता है। लेकिन तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बिल्कुल ये कह दिया कि नहीं, आप एलओसी किसी भी कीमत पर क्रॉस नहीं करेंगे। बड़ी विचित्र बात थी कि एक प्रकार से उन्होंने तो पूरी एलओसी क्रॉस करके और आपके ऊपर हमला कर दिया, आपके अंदर आकर बैठ गए और आपने कहा कि नहीं, आप उनको पीछे तो खदेड़ेंगे लेकिन आप स्वयं एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि हमारा जो डॉक्ट्रिन था, जिसको हम बोलते हैं एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन, जी हाँ, फौज की भाषा में इसको एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। 1998 में आपको ध्यान होगा कि टिट फॉर टैट न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, यानी कि पहले भारत ने अपना परमाणु विस्फोट किया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना परमाणु विस्फोट किया था। और उसके बाद 1999 के आरंभ में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। उनका गवर्नर हाउस लाहौर में दिया गया भाषण आज के इस युग के सर्वोत्तम भाषणों में से एक माना जाता है, लेकिन उससे हुआ कुछ भी नहीं। हुआ केवल इतना कि उस समय का जो आर्मी कमांडर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने तो पहले से ही तय कर रखा था कि ये तो सिविलियंस का चोंचला है, इससे कुछ नहीं होना। हम तो भारतीय सेना की जो शाहरग है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि जुगुलर वेन, उसको हम काट देंगे। कारगिल के पास जो पहाड़ हैं उनके पास से जो सेना की लाइफलाइन जो निकलती है, सड़क, यानी कि श्रीनगर लेह हाईवे, उसको हम काट देंगे और उसको काट के फिर हम सियाचिन पर कब्जा कर लेंगे। न्यूक्लियर डिक्लेरेशन हो जाने के बाद दोनों तरफ से, यानी भारत से और पाकिस्तान से, दोनों से ये घोषणा हो जाने के बाद कि दोनों देश जो हैं वो परमाणु संपन्न बन गए हैं और परमाणु आयुध उनके पास हैं, उसके बाद एक डॉक्ट्रिन बनाया गया, एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन, कि हम क्या करेंगे जिससे कि वो एक कदम और आगे बढ़ के आक्रमण करेगा दूसरा देश। और उसमें भारतीय सेना का जो डॉक्ट्रिन बना उसमें यह है कि यदि हम एलओसी पार करते हैं तो एलओसी पार करने से युद्ध जो है वो चौतरफा फैल सकता है और चौतरफा फैल के वो आगे बढ़ता बढ़ता वो संभवतः यह स्थिति हो सकती है कि वो परमाणु युद्ध में बदल जाए। और परमाणु युद्ध के लिए हमने अपना सिद्धांत घोषित कर रखा है, नो फर्स्ट यूज़। अब इस तरह की जब आपकी मानसिकता बन जाए तो फिर आप ये देखिए कि आप अपने शत्रु को एक प्रकार से खुला निमंत्रण दे रहे हैं।
वह खुला निमंत्रण ये है कि भाई आइए, आप यदि हमारे LOC क्रॉस भी कर लेते हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। और यही एक विशेष कारण था जिसके कारण पाकिस्तान पूरी स्वच्छंदता से भारत के ऊपर लगातार आक्रमण करवाता रहा अपनी आतंकवादियों के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसको एसिमेट्रिकल वॉर भी कहते हैं, यानी कि असमान युद्ध। अब पाकिस्तान को ये पता है कि वो भारत की जो फायर पावर है उसके सामने टिक नहीं सकता, तो इसलिए उसने ये एक तरीका निकाला कि ठीक है, हम अपना लो कॉस्ट वॉरफेयर करेंगे। हम अपने इस तरह के मुजाहिदीन सिविलियंस को ट्रेनिंग देके जिनके पास जिहाद का जुनून है उनको हम भारत में भेजेंगे, और उनको भारत में भेजने के बाद वे वहाँ पर एक तरह से ये कहें कि उथल पुथल मचा देंगे, और उस उथल पुथल का लाभ हम उठा के किसी न किसी दिन कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लेंगे। ये आप ये कह सकते हैं कि उनका दिवा स्वप्न भी हो सकता है, लेकिन वे लगातार इस सिद्धांत का उपयोग करके भारत को डैमेज करते रहे। और इसके मूल में यही एक सिद्धांत था कि देखिए, हम LOC पार नहीं करेंगे। LOC हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है, एक ऐसी मर्यादा है जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब 2018 में आपको ध्यान हो, जब उड़ी का वाक़या हुआ, उस समय भारतीय सेनाओं ने LOC पार की। चुपचाप LOC पार करके उन्होंने जो वहाँ पर आतंकवादियों के ठिकाने थे, जो लॉन्च पैड्स थे, उनको नष्ट किया और वापस आए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने सोचा कि अच्छा, ये इस प्रकार ये एक बार कर सकते हैं, तो उन्होंने उन गैप्स को प्लग किया और उसके बाद फिर एक और आक्रमण करवाया, जिसको आपको ध्यान है कि वो पुलवामा वाला कांड हुआ, जिसमें हमारे 50 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए CRPF के। अब इन 2 एक्शंस के बाद में पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी अतिक्रमण कर सकता है। LOC पर तो छोटी मोटी जो जिसको हम कहते हैं अंडर द रेडार छोटे मोटे झड़पें होती रहती हैं, और उसमें जो है वो थोड़ा बहुत 500 मीटर 1 किलोमीटर इधर उधर जो है वो कोई दोनों तरफ से पार होती रहती है। LOC ऐसी कोई विशेष बात उसमें मानी नहीं जाती है। लेकिन 2019 में जो बालाकोट आक्रमण हुआ, उसमें भारत ने ये जो पूरा का पूरा जो एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन था, उस पे एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेते हुए न केवल LOC अपितु जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके भी पार जाके जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो खैबर पख्तूनख्वा उनका प्रांत है, उसमें जाकर बालाकोट में आक्रमण किया। बालाकोट में आतंकवादी ठिकाने पर वायुसेना के माध्यम से आक्रमण करके उसको तहस नहस करके कोई 300 से 400 आतंकवादी वहाँ पर उनको जहन्नुम पहुँचा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर पाकिस्तान ने एक वापसी आक्रमण करने का आरंभ किया। उस समय ये लगा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान आक्रमण करे, फिर भारत और आक्रमण करना पड़े, और ये जो है पूरा का पूरा एक ये न्यूक्लियर वॉरफेयर में तब्दील हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभिनंदन को ध्यान होगा आपको, अभिनंदन वर्तमान जो पाकिस्तानी सीमा में इजेक्ट हो गए थे, उन्होंने एक F-16 को मार गिराया था, लेकिन उनका भी जो MiG-21 था उसको हिट लगा और वो गिरा, वो इजेक्ट हुए, पाकिस्तान में गिरे। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान को धमकाया तो उन्होंने अगले ही दिन अभिनंदन को वापस कर दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के पास जो एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन जो बना हुआ है भारत के पास, उस एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन में बहुत सारे जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अलार्मिस्ट अजम्पशंस कर रखे हैं वो सही नहीं हैं। क्योंकि
उस डॉक्ट्रिन के हिसाब से तो ये जो एस्केलेटरी लैडर थी इसको बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जब आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी विजय दिवस के अवसर पर खड़े होकर ये कहते हैं कि एलओसी हमारे लिए कोई ऐसी मर्यादा नहीं है जिसको हम लांघ नहीं सकते, आवश्यकता पड़ेगी तो हम एलओसी लांघेंगे, तो यह एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन है। इसको इस प्रकार समझें कि अब हमारे लिए, हमारी सेनाओं के लिए अवसर है कि कहीं पर भी यदि कोई अतिक्रमण होता है या हम अपने आप भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ प्रीएम्प्ट करना है, पूर्ववर्ती स्ट्राइक करनी है, तो हम कर सकते हैं और न केवल कर सकते हैं, एलओसी क्रॉस करके उसके बाद उसको होल्ड भी कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम ना केवल एलओसी क्रॉस करके उनकी चौकियों को हथिया सकते हैं, अपितु मान लीजिए यदि हम मुजफ्फराबाद को कब्जा कर लिए तो हम मुजफ्फराबाद को वापस नहीं लौटाएंगे। जैसे आपको ध्यान हो 1965 में क्या हुआ था। 1965 में हमने इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण फीचर जिसको हाजी पीर दर्रा कहते हैं, उस हाजी पीर दर्रे के ऊपर हमने काबू पा लिया था, हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर जब ताशकंद समझौता होता है तो उसके बाद हमने उस हाजी पीर दर्रे को वापस कर दिया। 1971 के युद्ध में जो युद्ध विराम हुआ था उसमें हमने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थीं वहाँ पर जो कुछ भी हमने आगे हासिल किया था, जो हमने भूमि प्राप्त की थी, वो हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तो वापस की, लेकिन एलओसी पर जो भी हमने बढ़त बनाई थी, जो भी हमने क्षेत्र कब्जा किए थे, उनको हमने वापस नहीं किया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जो हम देखते हैं, जो श्योक नदी वाली जो श्योक वैली है, उस श्योक वैली में हमने आगे बढ़कर और आप ये समझें कि खपालू के पास तक तुर्तुक, जिसको हम आज जानते हैं, ये तुर्तुक उस पाकिस्तान में था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। इस तुर्तुक पर हमने कब्ज़ा किया। हमारी जो लद्दाख स्काउट की जो यूनिट थी उसने जाके तुर्तुक पर कब्ज़ा किया, तुर्तुक के आगे तक कब्ज़ा किया और ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पास ही रहा। तो आज जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अब एलओसी के बाहर जाके जहाँ कहीं से हमारे ऊपर चुनौतियाँ आ रही हैं, जैसे कि उदाहरण दूँ आपको, पुंछ सेक्टर में बहुत चुनौती आ रही है, तो हम पुंछ सेक्टर से आगे जाके और इनके पीछे जाके इनको कट ऑफ करके वो कर सकते हैं। और इस समय हमारे पास अवसर भी है। वो अवसर क्या है वो भी आपको समझा दूँ कि जो इस समय रणनीतिक स्थिति बनी है उसमें पाकिस्तानी सेना दो तरफ से फंसी हुई है। इस समय उनकी लगभग ये समझे 1 लाख से 2 लाख इनके जो ट्रूप्स हैं वो फंसे हुए हैं उनके पश्चिमी बॉर्डर पर। यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद लिए उनके पास पाकिस्तान भारत के साथ में सेनाएं भी कम हैं, सेनाओं के कम होने के अतिरिक्त उनके पास इस समय संसाधन भी कम है। यहाँ तक कि उनको कह दिया गया है कि भाई आप जो है अब अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलाएं, गधे और खच्चर से काम चलाएं। तो इस स्थिति में हमारे पास अवसर है कि हम एलओसी को क्रॉस करें। दूसरा जो इसमें बताते हैं कि भाई एलओसी को यदि आप क्रॉस करेंगे तो उधर एलएसी यानी चाइना हो सकता है उनकी मदद में आ जाए, आपको 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़े, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि चाइना की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। अभी जो समाचार आए हैं उसमें उनके यहाँ पर इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 46% हो गई है और जो उनका निर्यात है, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो पिछले वर्ष से इस वर्ष जून टू जून 42% कम हो गए हैं। उनका जो करेंसी रिजर्व्स उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में रख रखा है उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। वो गंभीर समस्या में है, आर्थिक समस्या में है और उनकी जो वो कॉन्स्क्रिप्ट्स की नौसिखियों की जो सेना है जो 2 वर्ष के लिए आते हैं वो इस क्षेत्र में लड़ नहीं सकते। हम देख चुके हैं जब गलवान वाली जो संकट आया था, गलवान वाला, उस समय हमने देखा था। तो ये जो आज
राजनाथ सिंह जी ने कहा। राजनाथ सिंह जी गंभीर व्यक्ति हैं, इस प्रकार की घोषणाएं अचानक नहीं करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ और भी बहुत सुधार होने वाले हैं मिलिट्री में। थिएटर कमांड्स अभी बन गई हैं और थिएटर कमांड्स मेरे विचार से कुछ इसी सप्ताह संभवतः उन थिएटर कमांड्स का उद्घाटन भी होने वाला है। उसमें से एक कमांड जो है वो जयपुर में भी बेस्ड रहेगी और एक कमांड जो है वो लखनऊ में बेस्ड रहेगी। ये दोनों थिएटर कमांड्स जो हैं वो आपकी पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं को संभालेंगी और एक थिएटर कमांड जो है वो कवरत्ती में उसका हेडक्वार्टर होगा कर्नाटका में और वो संभालेगी पूरा का पूरा इंडियन ओशन थिएटर। और जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इन थिएटर कमांड्स का बनना भी अत्यंत आवश्यक था। इसलिए अब हम LOC पार करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें और LOC के पार जाने के लिए तैयार हो जाएं। शारदा मैया का मंदिर जो है अब वो शीघ्र ही हमारे कब्जे में आने वाला है। जय शारदे माँ।